All right, hi everyone, good morning. शुरू हो जाओ फटाफट. फिल अप दिस टेबल. जैसे जैसे बाकी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं आप लोग ये शुरू हो जाओ. स्टार्ट फिलिंग अप दिस टेबल. Yeah, good morning Jay, good morning Divyansh, good morning Janmanya. इसके पहले आपका क्लास था आज कोई? नहीं था. All right. हाँ, नहीं मैंने अलाउ कर रखा है ना टू अनम्यूट योरसेल्फ. बोलो आप. सर अभी हुआ. सॉरी सर. वेट 1 मिनट. सर आई विल हैव टू. हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर एक बस पूछना था कि फॉर TWT हमको बुकलेट कहाँ तक सॉल्व करनी है, मतलब पूरी के कुछ स्पेसिफिक लिमिट तक सॉल्व करनी है हमको बुकलेट. आपको जहाँ तक पढ़ाया है, जहाँ तक होमवर्क दिया है, राइट, वहाँ तक करना रहेगा. सर अब थोड़ा बाकी है डिस्कशन डाउट आपने दिया था वो. कौन सा वाला डिस्कशन बचा हुआ है? जेई मेंस बुकलेट जेई मेंस वगैरह का. सर गेट मैंने इक्विप बोला था वाला. फ्राइडे को आप गेट करा इट विद जेई मेंस एंड एडवांस का वो बाकी. अच्छा अच्छा, कर लेंगे. विल डिस्कस इट. आई थिंक फ्राइडे को मैंने बोला ना अपन डाउट डिस्कशन रखेंगे. यस सर. यस सर. बस बस वहीं पे कर लेंगे. So series limit means least Last- energy, right? लास्ट लाइन तो मैक्सिमम एनर्जी गैप हो गया ना. Oh, sorry, least wavelength. हाँ, सर मैंने किधर क्वेश्चन में बीटा लाइन पढ़ा था, वो क्या होता है? सेकंड लाइन. जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा. सो n equal 1 to n equal to 3 like that. नहीं, मतलब जैसे अपन ने ये लिखा था ना, इनफैक्ट मैंने जब तुम्हें लास्ट क्लास में जीमन इफेक्ट वाला क्वेश्चन कराया था तो उसमें था ना ये वाला. हाँ के सर. के अल्फा ट्रांजिशन मतलब क्या हो गया, तो के सीरीज का फर्स्ट लाइन. अच्छा, so whatever series the second line of that. करेक्ट. Okay sir, thank you. हाँ, नहीं उसमें कुछ समझना नहीं है हर्षवर्धन ज़्यादा. ठीक है, यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. तो यहाँ पर इफ आई आस्क यू टू फिल अप दिस टेबल तो कैसा रहेगा? फटाफट देख लेते हैं. 1:2 Right. 1:2. इसमें ऐसा आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1:2. राइट. टोटल नंबर Zero. टोटल Zero. 0 1. 1 विल बी 1. ठीक है, अब इसको सिंगलेट बोल देते हैं. ठीक है, क्यों बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं? तो एक टर्म है जो कि आगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस वगैरह में यूज़ होती है. आपके लिए अभी यूज़ नहीं होगी, बट आपको जस्ट ये टर्म ज़रूर पता होना चाहिए. सर उसका मीनिंग क्या होता है? जस्ट एक नोमेनक्लेचर है. जैसे अभी आप देखोगे 2 के लिए मैं डबलेट यूज़ करूँगा, 3 के लिए ट्रिपलेट. अच्छा समझा. नोमेनक्लेचर है. लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे मैं 1:1 पूछूं 1:1. 1:2 2s 2s1. 1:2. 2:1. सो इफ आई ड्रॉ द बॉक्स डायग्राम तो उसमें कैसा दिखेगा आपको? राइट, 1s2 and 2s1. Right? So there is one unpaired electron. Right, the total Plus spin minus half. plus minus can be written as plus minus half. Right, and
as a Two. consequence, Two. 2 and doublet. right? So this is going to be called as a doublet. ठीक है? So what is multiplicity? Multiplicity is अभी के लिए just आप like remember the formula. Don't get into the detailed definition of it because the definition goes into a lot of details which are even more deeper than Zeeman effect. ठीक है? So यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. थोड़ा सा आइडिया किस तरीके से, आपको याद है जीमन इफेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था Yes, sir. Yes, लास्ट क्लास में, राइट? तो यहाँ पर आपने कैसा डिस्कवर किया था दैट अंडर द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं, राइट, दे नो लॉन्गर रिमेन डीजेनरेट, उनका एनर्जी लेवल्स अलग अलग हो जाता है, राइट? ऐसा Yes, sir. समझा था ना जीमन इफेक्ट के टाइम पर कि जैसे ये जो मान लो 3D एनर्जी लेवल है, उसके जो पांचों ऑर्बिटल्स है सेम एनर्जी के है, ये एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट प्रेजेंस में कैसा हो जाता है, इनका एनर्जी अलग अलग हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो इसमें कैसा होगा, जीमन इफेक्ट में लाइक एक और डिटेल बाद में पता पड़ती है विच इज कॉल्ड एज अनोमलस जीमन इफेक्ट. मतलब जीमन इफेक्ट अपने आप में एक अनोमली थी, तो अनोमली में भी अनोमली पता पड़ती है बाद में, एंड वो आती है बिकॉज ऑफ स्पिन. तो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s1, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो 3s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3p में जा रहा है, ठीक है? 3s से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन 3p में जा रहा है. नाउ अब इसमें ऐसा समझ में आता था, ठीक है, दैट 3s का एनर्जी ऐसा रहेगा और 3p का एनर्जी तीनों बराबर रहेंगे, करेक्ट? इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ये p का एनर्जी लेवल्स भी अलग अलग हो जाएगा, है ना? Yes, sir. अब इसमें और फाइनर डिटेल क्या पता पड़ता है दैट इवन फॉर अ ट्रांजिशन बिटवीन से 3p एंड 3s, ठीक है, कोई एक 3p 3s के बीच में जो ट्रांजिशन है उसमें भी रादर देन वन लाइन एक्चुअली टू वेरी फाइनली स्पेस्ड लाइंस आर ऑब्जर्व्ड. ठीक है, इसको हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं. अब आपके सिलेबस में वो सब है नहीं, तो हम लोग उधर जाते नहीं है. तो वो किस लिए होता है, ठीक है, बिकॉज अप स्पिन डाउन स्पिन में भी एनर्जी लेवल का अंतर आ जाता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है, दोनों सेम एनर्जी के रहेगा, अप स्पिन इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन, ठीक है. एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल सेम रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट अगर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो उसकी वजह से अप स्पिन डाउन स्पिन की एनर्जी लेवल में भी थोड़ा फर्क आ जाता है, ठीक है. एंड वो जो फर्क आता है, ठीक है, दैट इज समवेयर कैप्चर्ड इन दिस टर्म कॉल्ड एज मल्टीप्लिसिटी व्हेन वी गेट इनटू डिटेल्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है. बट उतना डिटेल आपको जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है. तो ये सिंगलेट डबलेट एक्चुअली क्या होता है ना, वो स्पेक्ट्रल लाइंस के काउंट के लिए नोमेनक्लेचर रहता है, ठीक है. तो आपने कभी सुना है क्या ऐसा सोडियम का डबलेट? हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस टर्म सोडियम डबलेट? No, sir. No, Sir, sir. helium का डबलेट सुना, सोडियम का नहीं सुना. आएगा, चलो ठीक है, आपको ऑर्गेनिक में बताएंगे, एक जगह आएगा जब पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसमें भी बता दिया तो बता दिया, नहीं बताएंगे तो भी चलता है. एक्चुअली इट इज नॉट दैट ऑफ अ
important thing. ठीक है, but anyways, I don't want you to get a lot into the details of this term multiplicity. I just want you to be able to compute its value. If you simply look at it, it is number of unpaired electrons plus 1. ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं रहता है तो जस्ट डू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1. कर पाओगे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बस उतना ही चाहिए मुझे. कार्बन के लिए कैसा रहेगा? 1s2, 2s2, 2p2. PP2. राइट, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, टोटल स्पिन प्लस माइनस 1 बोल सकते हो, एंड मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी? Triplet. ट्रिपलेट. ठीक है, नाइट्रोजन के केस में कैसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है? 1s2 2s2 2p3 1s2, 2s2, 2p3. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्लस माइनस 3/2 विल बी द टोटल स्पिन, राइट, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज Fourth. क्वार्टेट. ठीक है, और भी ऐसे चलता रहता है, बट आई थिंक 5 को क्विंटेट बोलते हैं. आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या था क्विंटेट. हाँ, 5 को क्विंटेट बोलेंगे. मल्टीप्लिसिटी, एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ. हाँ, एनीवेज, सोडियम के केस में कैसा रहेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 3s1. P6 and then 3s1. So there is one unpaired electron, है ना? Yes, sir. Total spin plus minus half and multiplicity क्या हो गई? 2. ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes. ऑलराइट, ठीक है. सो कल जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कशन कर रहे थे तो यू गाइज वर कंफर्टेबल विद द 3 रूल्स दैट वी स्पोक अबाउट. Yes, sir. Aufbau's principle or Aufbau's rule, then Pauli's exclusion principle, and Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, at least what their statements were and how those statements are applied in the context of filling up electrons in orbitals, उतना आप लोगों को काफी comfortably समझ में आ गया था, right? Based on that, you are able to now draw configuration of atoms as well as ions. राइट, अब नोटिस करना, लास्ट क्लास में बात कर रहा था अबाउट द एक्सेप्शंस टू दोज कॉन्फ़िगरेशन, एंड उसमें द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स व्हिच यू मस्ट रिमेंबर आर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर. राइट, क्रोमियम एंड कॉपर का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन वर्सेस एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एंड यू मस्ट रिमेंबर what the actual configuration is. Similarly, when you observe many other atoms or other elements in the periodic table, you come across such exceptions, and a similarity between those exceptions, okay, not all of them but most of them, is that we tend to find half filled or fully filled subshells, right? So an important attribute, or you can say an important reasoning that goes behind these exceptional electronic configuration is related to these half filled and fully filled subshells. ठीक है, जन लास्ट क्लास में मैंने आपको जैसे समझाया था that there is this extra stability associated with these half filled and fully filled subshells. How is that extra stability explained? There are 2 primary reasons that are used. What was the first one? The first one was Symmetry. Sir, so is it repulsion of electrons?
The first one was symmetrical distribution of electrons. Now how does that symmetrical distribution of electrons help us? तो यहाँ पर जैसा आप ये स्टेटमेंट रीड करोगे, that because of the symmetrical distribution there is lesser repulsion between the electrons, they are less shielding or less screening of each other. ठीक है, ये शील्डिंग या स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं बताया था, इनफैक्ट कट करवा दिया था. ठीक है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में डिस्कस करते हैं इन डिटेल. ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना मान के चलो. ठीक है, जस्ट दैट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या होता है, दैट जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं अराउंड द न्यूक्लियस, they are able to better experience the charge of the nucleus, right? Attractive interaction increase हो जाता है. अगर attractive interaction increase हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, so there is this one advantage associated with half filled and fully filled subshells. The second reason that I wanted to discuss with you was the reason of exchange energy. Now this is something which I mentioned in the last class also, that don't try to again put a classical analog to it, trying to understand what exactly it is. It's a complicated quantum mechanical concept. ठीक है, जिसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको है नहीं. ठीक है, डोंट नीड टू बॉदर मच अबाउट इट. यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इट, व्हाट इट मीन्स. सो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था what is the definition of it, that electrons with same spin and same energy, ठीक है, same spin and same energy can exchange their position and this leads to stabilization. ठीक है, this leads to release of energy. ठीक है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है उससे एनर्जी रिलीज हो रही है. एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी. अगर किसी सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हो रही है तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी, होगी. होगी. So release of that energy reduces the overall energy of the system, which means greater stability. ठीक है, now when we look at half filled and fully filled subshells, ठीक है, what is going to happen is that half filled and fully filled subshells will have maximum number of exchanges. कैसे, आप नोटिस करना थ्रू दिस एग्जाम्पल. जैसे हम लोग क्रोमियम के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, ऊपर मैंने लिखा है क्रोमियम का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, राइट, 4s2 3d4, एंड नीचे मैंने लिखा है द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन. नाउ इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में से the configuration that exists is the one which is more stable, right, which I have already told you is the second one, is the actual one. Now when we try to understand the two configurations from an energy perspective, तो कैसी नॉलेज है, कैसा समझ में आता है. आर्गन तक के सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली सेम है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आर्गन तक के सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली सेम है. Yes, sir. अब the difference that is happening is after that.
पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन में यू हैव 4s2 3d4 एंड दूसरे वाले में यू हैव 4s1 3d5. Now if I notice, ठीक है, if I notice the two configurations, ठीक है, क्या क्या differences हैं, ठीक है, क्या क्या differences हैं between the two configurations. So a lot of differences start appearing. In the first configuration, can you see that there is pairing that is happening? Yes, sir. 4s के दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पेयरिंग हो रही है ना? Yes, sir. In the second configuration, there is no pairing. All are unpaired. अच्छा. In the first configuration, do you have symmetrical distribution in a subshell? No, sir. No, sir. No, sir. There is int asymmetrical distribution. ठीक है, but in the second one there is a symmetrical distribution. इससे क्या होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ता है, ठीक है, उनके इंटरेक्शन पर, ठीक है. साथ ही साथ यहाँ पर जो कि ज्यादा फोकस किया जाता है कॉन्सेप्ट एक्सचेंजेस का, ठीक है, यहाँ पर भी एक्सचेंज पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक्सचेंज पेयर प्रेजेंट है. व्हाट इज एक्सचेंज पेयर? इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द Same spin. Same Same spin energy. and same spin, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट है. इफ आई डू द काउंटिंग तो यहाँ पर कैसा है, इफ यू सी हाउ मेनी एक्सचेंज पेयर्स आर प्रेजेंट, सो 4 लोग हैं, कितने हैंडशेक्स हो सकते हैं, वो वाला मैथ प्रॉब्लम किया है आप लोगों ने पहले? Yes, sir. 8. 8? No, sir. No, 10. 16. अरे बाप रे, 6. तो यार So can you नहीं किया repeat है, the sir. question? सर 12 तुम 10 हो गए 10. चार दोस्त हो तुम, राम श्याम घनश्याम और सुरेश. 10. है आंसर सर होगा. 12 अरे तुम मतलब दोनों हाथों से हैंडशेक करते हो कैसे आप? सर? Sir, 10. आप चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ यार, मतलब मुझे समझ अच्छा में हाँ सॉरी हाँ 4 plus 3 plus 2 plus 1. तुम लोगों की मैथ्स बहुत कमजोर है, ठीक है, ध्यान देना स्पेशली. Sir, 24. बस मुझे और शर्मिंदा मत करो यार, सिर्फ 6 होगा. मतलब अभी ऐसे रोने लग जाऊंगा मैं, तुम ऐसे ऐसे आंसर्स दे रहे हो. इतने खून भरे आंसू मत रुलवाओ मुझे. हम लोग सिंपल काउंटिंग भी कर सकते हैं. दिस इज राम, ठीक है, द फर्स्ट वन इज राम. राम shook his hand with घनश्याम एंड श्याम एंड सुरेश. कितने हैंडशेक हो गए? 3. फिर हम घनश्याम पे आ गए. घनश्याम ने राम के साथ तो हैंडशेक कर ही लिया ना, तो वापस तो नहीं करेगा. दैट विल बी स्टूपिड. Yes, sir. Yes, sir. So घनश्याम shakes his hand with श्याम एंड सुरेश. हैंडशेक हो गए 5. राइट, 2 और हो गए, टोटल 5 हो गए. फिर श्याम, अब राम और घनश्याम के साथ तो कर चुका है ऑलरेडी, दोबारा नहीं करेगा ना, बस सुरेश के साथ कर लेगा. तो कितने हो गए? 6. 6 हो गए. चलो, थैंक यू सो मच, ब्रिलियंट वर्क काउंटिंग. सो यू 24 कैसे आया किसी को? तुम मैं भी वही सोच रहा हूँ सर इसका कोई फॉर्मूला होता है? हाँ, तुम फॉर्मूला ही ढूंढते रहो. सर एपी में था ये वाला, अरिथमेटिक में था. So it is the summation of the numbers before it except ठीक that. है, तो यहाँ पर
we understood that 6 exchange pairs are there. Sir, n into n minus 1 by 2. हाँ, अब अगर यहाँ पे आप देखोगे 3D 5 वाले कॉन्फ़िगरेशन में, इफ आई आस्क यू टू डू द सेम थॉट प्रोसेस, तो यहाँ पर कितने एक्सचेंज पेयर हो रहे हैं? 10 4 10. + 3 + 2 + 1 10. 10 एक्सचेंज पेयर्स आ जाएंगे, राइट? और क्या डिफरेंस है between the two configuration? Of course there is a one big major difference. कैसा डिफरेंस है? एक इलेक्ट्रॉन 4s में प्रेजेंट है कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रेजेंट है ना? लाइक द रेड वाला जो मैंने यहाँ हाईलाइट करा है, वो पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन में लोअर एनर्जी लेवल है ना, 4s में प्रेजेंट है, एंड दूसरे वाले कॉन्फ़िगरेशन में कैसा हो गया? हायर एनर्जी लेवल 3d में प्रेजेंट है, राइट? तो इस तरीके के कुछ कुछ डिफरेंसेस हमें दिख रहे हैं बिटवीन दीज कॉन्फ़िगरेशंस, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब कैसा हो रहा होगा ना, हो रहा होगा, ठीक है? आई एम नॉट श्योर शॉट सेइंग कि दिस इज समथिंग विच आई हैव मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एंड प्रूव्ड टू यू. ऐसा हो रहा होगा कि between these differences that are there, some are stabilizing, some are destabilizing, some increase energy, right? जो increase करते हैं energy वो destabilizing हो गए, some which decrease the energy are stabilizing. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा that the stabilizing effects would be dominating, and as a consequence we are seeing the second configuration. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करोगे कि इफ आई टॉक अबाउट दीज टू इफेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, इलेक्ट्रॉन 4s में प्रेजेंट होता कि 3d में प्रेजेंट होता, विच वुड हैव बीन ऑफ अ लोअर एनर्जी लेवल? इलेक्ट्रॉन 4s में प्रेजेंट होता कि 3d में प्रेजेंट होता, विच वुड हैव बीन ऑफ लोअर एनर्जी? तो 4s वाले में 4s. 4s वाला है ना. बट इफ आई ऑल्सो लुक एट द एक्सचेंज पेयर एस्पेक्ट, यहाँ पर 6 ही एक्सचेंज पेयर हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर 10 एक्सचेंज पेयर्स हो रहे हैं. ठीक है, नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स बढ़ गए. नाउ इट कुड बी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, दैट द number of exchanges in the D5 configuration of chromium have a greater stabilizing effect, right? क्योंकि exchanges बढ़ने से stabilizing effect आता है ना, energy release होती है. So the number of exchanges in D5 configuration of chromium have a greater stabilizing effect to compensate for the presence of electron in 3D as compared to 4s. ठीक है, so out of these different effects, the dominating effects played their part, and as a consequence we report the configuration of chromium as argon 4s1 3d5. And the reason why I am doing all of this, okay, I am like going into all this detail and like trying to give you some idea, is because I don't want to make you do predictions. ये समझ पाना और इनके बेसिस पे प्रिडिक्ट कर पाना isn't something which is easy. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ यू माइट आस्क मी कि सर कार्बन में फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं तो कार्बन में 1s2 2s2 और 2p2 है, बट अगर ये इलेक्ट्रॉन 2s का 2p में चला जाता तो एक्सचेंजेस तो बढ़ जाते, देन व्हाई डोंट हाफ फिल्ड सब शेल बन जाता, then why don't we do that in carbon? The thing is that it is not that easy कि you just look at one factor and comment. There are many factors at play here.
2s का एनर्जी लेवल, 2p का एनर्जी लेवल, कितना एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, पेयरिंग वर्सेस नो पेयरिंग में क्या कॉम्पनसेशन एनर्जी का हो रहा होगा, यहाँ पर बिकॉज ऑफ सिमेट्री क्या इफेक्ट आ रहा होगा. ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर प्ले अ डोमिनेंट रोल. ठीक है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द आउटकम इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस. What we have to do is remember this statement that is written in the red. What is that statement? You do not have the luxury, you do not have the requisite knowledge to predict exceptions. The best you can do is write the configuration as per the rules that we have studied and hope कि शायद वही आंसर हो. ठीक है, अदरवाइज यू कांट प्रिडिक्ट एक्सेप्शंस. मतलब ऐसा नहीं है कि कल को कोई एस्टेरॉइड अर्थ पे टकराया और उसका एटॉमिक नंबर निकला 150 एंड देन यू आर लाइक कि यू नो इसमें फलाना फलाना एक्सेप्शन होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन का, ये मैं आपको प्रिडिक्ट करके देता हूँ. नहीं, आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, you have to just remember the exceptions that are there in the configuration and not think about predicting them. What are the two exceptions that I have asked you to remember? Chromium and copper. Chromium and copper. Chromium and copper. Chromium and copper. ठीक है, तो कल को अगर मैं आपको क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा तो विल यू कम अप विद अ डाउट टू मी सेइंग दैट कि सर क्लोरीन में 2p5 की जगह 2p6 कर दें तो चलेगा क्या? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं चलेगा, है ना. जो कॉन्फ़िगरेशंस आपको बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, आप रूल्स फॉलो करो. फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दोज विल वर्क आउट. For the elements which they do not work out, there are slight deviations, there are slight changes. Those exceptions you ought to remember. You don't predict. Excuse me, sir. हाँ, बोलो. सर कौन सा अरेंजमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग? नहीं, स्टेबिलिटी इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन. स्टेबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट होता है. ठीक है, स्टेबल किस सेंस में? with respect to a particular type of reaction, right? With respect to heating, with respect to corrosion, right? मतलब स्टेबिलिटी का हमेशा कॉन्टेक्स्ट होता है. ऐसा नहीं बोला जाता कि यू नो दिस इज स्टेबल दैट इज अनस्टेबल. हम लोग स्टेबिलिटी को कई बार काफी लूजली यूज करते हैं. ठीक है, जैसे नोबल गैसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट नोबल गैसेस आर स्टेबल. किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, that we don't find them reacting with many other elements, so they are stable that way, right? I can say silver metal is more stable than say zinc metal, right? Again, that would be reactivity with respect to certain reactions. Like silver को let's say मैं acid dilute acid solution में डालूंगा तो मुझे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं मिलेगा. जिंक को डालूंगा तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन मिल जाएगा. So that is stability from a perspective of reaction. हो सकता है जिंक और सिल्वर में सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो, जिंक का ज्यादा हो सकता है. आई डोंट नो द डेटा. तो आई वुड से देन सिल्वर इज लेस थर्मल स्टेबल, जिंक इज मोर थर्मल स्टेबल. इट कैन like bear more heat before it transitions to liquid state. ठीक है. Yes, sir. Now यहाँ पर जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में, सो वी आर डिस्कसिंग दैट स्टेबिलिटी फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड दैट स्टेबिलिटी वी आर रिलेटिंग टू एनर्जी. ठीक है, यू हैव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस एंड दोज पोजेस एनर्जी. Some of their kinetic energy and potential energy is their energy, right?
If they have a lower energy, that means they are more stable. If they have a higher energy, that means they are less stable. ठीक है, तो यहाँ पर exchange energy is a concept that we just superficially learned, which talks about that there is some energy that gets released when there are more exchanges between electrons with the same energy and the same spin, right? Now more are the exchanges, more will be the exchange energy that will be released. As a consequence, the overall energy of the system would come down, which means its stability would increase. इस पर्सपेक्टिव से हम लोग ये कनेक्ट कर रहे हैं टू स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि ये मतलब आप रैंडमली यूज करने लग जाओ। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कार्बन के एग्जांपल में हो सकता है एक्सचेंजेस जो यहाँ पे बढ़े वो केपेबल नहीं है, दे आर नॉट डोमिनेंट इनफ टू कॉम्पेंसेट फॉर अदर इफेक्ट्स, other destabilizing effects. That's why in carbon we don't see an exceptional configuration, we just see the normal configuration, okay? And that is why in other elements it could be the case that this concept of exchange isn't a dominant one. कहाँ पे dominate कर गया ये आप predict नहीं कर पाओगे, ठीक है? So you better not get into that detail that how should I be able to predict that. You just need to remember, ठीक है, exceptions of electronic configurations are to be remembered and not to be predicted, ठीक है। 2 exceptions क्रोमियम कॉपर के आप डेफिनेटली याद रखोगे, उसके अलावा ठीक है 4 और exceptions हैं जो कि मैं आपको इंसिस्ट करूंगा दैट आप याद में रखना। This is something which is going to come of immediate use in a next chapter called as periodic properties or next to next chapter, ठीक है। 2 और रहेंगे लैंथेनम और एक्टिनियम, वो भी मैं आपको याद करवाऊंगा बट मैं उस चैप्टर में करा दूंगा। अभी के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नोट डाउन दीज एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। यू नो ट्रीट दिस लाइक अ होमवर्क एक्सरसाइज ओनली। आप इनका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन लिखो एज पर द रूल्स एंड देन लुक एट द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिगर आउट व्हाट इज द डिफरेंस and keep it handy for future references, ठीक है। इतना करोगे? Yes, sir. Yes, sir. All right, so this was electronic configuration and its exceptions. Now another important result along with the configuration जो आपको समझने की जरूरत है, that is called as magnetic properties. Now when I discuss the concept of magnetic properties, the first thing that starts to come in your head is the normal real life day-to-day magnets that you would have come across. However, let me be very clear in terms of the context of our discussion. Our context of discussion is at an atom level, ठीक है। Like जो ये fundamental particles होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, दे आर ऑल्सो टाइनी मैग्नेट्स, ठीक है। वो स्टर्न गेलार्च वाला एक्सपेरिमेंट से हमने जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझा था दैट दे पोजेस मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इवन द फंडामेंटल पार्टिकल्स दे हैव इनहेरेंट मैग्नेटिक नेचर एंड दे मेक अप द एटम्स which also behave like tiny magnets. They also have magnetic nature, and then these atoms arrange themselves to make solids which also possess magnetic nature. Now our discussion right now is not at this level and not at this level, okay? This is something which is too depth. This is only something which you will be able to explore if you decide to, let's say, pursue, as I said, theoretical physics, ठीक है। तब आपको ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पिन और उनके साथ उनका मैग्नेटिक मोमेंट वो सब बताया, समझाया, पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये वाला जो लेवल है, सॉलिड्स वाला लेवल, ये हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, नॉट इन दिस चैप्टर बट देयर विल बी अ डेडिकेटेड चैप्टर कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट,
इन 12th क्लास। तो उसमें हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो वो सब पढ़ेंगे, ठीक है, एक सॉलिड के लेवल पर जो डिस्कशन रहता है। अभी नहीं, अभी हम लोग एक एटम के लेवल पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके यहाँ पे नोटिस करते रहना, ठीक है। पहला पॉइंट रीड करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल एटम्स are tiny magnets, ठीक है। all atoms have an inherent source of magnetism primarily because of electron orbital motion and electron का intrinsic spin, ठीक है। वैसे nucleus which is made up of protons and neutrons, it is also a contributor to the magnetic nature of an atom, but based upon the calculations that have been done, we understand that nucleus का contribution इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज ऑफ द शेयर फैक्ट दैट दे आर मच मोर मैसिव एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो एटम्स are tiny magnets, they have an inherent source of magnetism, and that can be primarily attributed to what? It can be primarily attributed to electron, ठीक है। And electron, maybe there are two parts to it. One is its orbital motion corresponding to its orbital angular momentum, and the other is its intrinsic spin corresponding to its spin angular momentum, ठीक है। इन दोनों में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इज एक्चुअली द स्पिन, द इंट्रिंसिक स्पिन। तो बेस्ड ऑन इट अब आप यहां पे नोटिस करना नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, इफ एन एटम और एन आयन हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 1s2 2s2 2p6, यस सर। सब के सब इलेक्ट्रॉन्स उसमें पेयर्ड अप रहेंगे। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीकू निकू जिंक 29 30 होता है बट 29 इज अ गुड गेस, although it will get you an incorrect answer, ठीक है, but at least some guess is better than nothing, ठीक है। so those people who are sitting here आलसी की तरह and not remembering the atomic number of these 3D elements, बड़ा पछताओगे, जल्द से जल्द याद कर लो, ठीक है। तो when you draw the configuration of zinc, you will find 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 4s2 3d10, ठीक है। again no unpaired electron, all the electrons are paired up, ठीक है। if those electrons are all paired up, then what we find is that such atoms show a property in which they are repelled by an external magnetic field, weakly repelled, very weakly repelled, something which you will not be able to detect macroscopically, like ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे एक मैग्नेट लेके आओगे और आपको वो समझ में आ जाएगा। दिस इज क्वाइट वीक रेस्पॉन्स, क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज डायामैग्नेटिज्म, ठीक है। एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, देन द सब्सटेंस शो डायामैग्नेटिज्म, which is what it is, a very weak response to an external applied magnetic field. What kind of response? Repulsive in nature, ठीक है। ये समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ, सो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझना, हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम लोग ये क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन दैट वी हैव जस्ट स्टडीड, दैट्स व्हाई वी आर studying this concept just after we have studied electronic configuration. Now when I'm talking about this concept of magnetic properties,
I want to be very, very clear with each and everyone that we are discussing at an atomic level. ठीक है, I am not discussing at a solids का level because that is the general thought process that comes to the students का mind. ठीक है, हम लोग एक एटम या एक आयन के लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, वो डिस्कशन का पहला पॉइंट मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट किया दैट जो एटम का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है या मैग्नेटिक नेचर है, it is primarily because of the electrons present around it, around its nucleus. पहला पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करना Yes. पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर द सेकंड पॉइंट कम्स इन, दैट व्हेन यू लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम और द आयन, इन केस देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मैं करा जा रहा हूँ ना, पिछली क्लास से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोकस करवाया जा रहा हूँ. Yes, sir. पीछे का Yes, sir. रीजन है, उसके पीछे का रीजन यही है जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इन केस देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, देन दैट एटम, ठीक है, दैट एटम टिपिकली, ठीक है, वैसे तो आपको बाद में बताएंगे ये, बट कई बुक्स में अभी भी लिख दिया है, ठीक है, यू माइट फाइंड इट दैट टिपिकली कलरलेस रहते हैं ये बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बट चलो ये कलर वाला बात मैं अभी आपके साथ नहीं करता हूँ, ये कलर वाला ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद अपने आप आ जाएगा. सो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया, आपको समझ में आया नियॉन और जिंक के, Yes, sir. right? All the electrons are paired up. We find that the atoms show what kind of property? They show a property called as diamagnetism. What does that mean? That these atoms would be weakly repelled by an external magnetic field. Okay, so if I bring in an external magnetic field and these atoms, they will show repulsion to that external magnetic field. So how can this be a property of all materials? हाँ हाँ, वो मैं डिस्कस करूंगा. एक बार मुझे नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे डिस्कस करने दो. ठीक है, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना. ठीक है, इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मान लो कोई ऐसा एटम या आयन का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आया जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट? डू यू सी देम इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स? डू ऑल ऑफ देम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? Yes. Yes, sir. ऑक्सीजन में 2, -2 3, +3. सोडियम में 1, एल्यूमिनियम में 3, नहीं एल्यूमिनियम में भी 1, सर आयरन. Al3 रहता है ना? अरे राजा, कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा हाँ सर जी, बराबर. मतलब तुम बोर्ड मॉडल के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर नहीं निकले ना अभी तक. यहाँ पर आप एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 1s2 2s. Yes. 3s2 3p1. तो वो p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा ना, हाँ. राइट? तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एटम के पास में या आयन के पास में, then what we find is that substance or that atom shows weak attraction towards an external magnetic field, and this is called as paramagnetism. Okay, so it is also weak only. Okay, it is not a like strong effect, it's a weak effect only, but relatively stronger than diamagnetism. Okay, it is found where? It is found in atoms or ions having unpaired electrons. ठीक है, नाउ एक चीज ध्यान से नोटिस करना, डायामैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, दैट इज अ मच फंडामेंटल इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस. ठीक है, ऑल एटम्स दैट यू कम अक्रॉस, you have nucleus के अराउंड इलेक्ट्रॉन.
ठीक है, that is all it takes. Nucleus and nucleus के around electrons, and we will say that that atom or ion would possess diamagnetic nature. Diamagnetic की property उसमें होगी ही होगी. अब over and above that, if that atom or ion has an unpaired electron, then another property comes in place, which is a more dominant property, and it is called as paramagnetism. What is it? It is a weak attraction, okay, though stronger than diamagnetism, but a attraction towards an external applied field. Diamagnetism क्या था? Diamagnetism was a repulsive effect. ठीक है, इनहेरेंटली वो सब में प्रेजेंट होता है, बट अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसमें ये ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म कम्स इनटू प्ले. समझ में आया? Yes, sir. नाउ आपका काम बहुत सिंपल सा रहेगा. जैसे ये ऊपर हम लोगों ने टेबल बनाई, इस टेबल में मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, एंड उसमें बस आपको क्लासिफाई करना होगा वेदर द एटम और आयन इज पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक. ठीक है, सो इफ देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यू जस्ट पुट इन दैट atom or ion as diamagnetic, and if there are unpaired electron, then you put it as paramagnetic. That's it. Very simple, very easy. ठीक है, and again remember the context that this is all at an atom का level. ठीक है, and उसके लिए मैंने नोट डाला हुआ है ताकि ये चीज़ आप लोग बाद में एक्सप्लोर करो. ठीक है, 12th क्लास में हम लोग करेंगे भी सही. क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखा आपने? मैंने लिखा है आप लोगों को. यस सर. Yes, sir. क्रोमियम में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर. Yes, sir. यस सर. तो इट इज अ पैरामैग्नेटिक एटम, एंड पैरामैग्नेटिक में भी काफी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें. ठीक है, बट जब हम क्रोमियम सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो क्रोमियम सॉलिड इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर. क्रोमियम सॉलिड जो है पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रहता है वो इस तरीके से रहता है दैट वो एक दूसरे का मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल आउट करते रहते हैं. ठीक है, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो वो जो सॉलिड के लेवल का डिस्कशन है, ठीक है, वो हम लोग बाद में करेंगे. अभी एटम के लेवल के डिस्कशन में वी जस्ट क्लासिफाई देम इनटू टू कैटेगरीज, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक. व्हाट विल बी द केस ऑफ डायमैग्नेटिक? There are no unpaired electrons. What will be the case of paramagnetic? There is one or more than one unpaired electron. Right? Diamagnetism is weak repulsion to an external applied magnetic field. Paramagnetism is weak attraction towards an external applied magnetic field. That's it. Okay? And paramagnetism is dominating over, although both are weak, but paramagnetism dominates over diamagnetism. Is that all clear? Yes, sir. यस सर. हाँ बोलो बोलो. सर ऐसा होता है क्या कि नियॉन नॉर्थ पोल बना ले और ऑक्सीजन साउथ पोल, मतलब अगर रिपल्शन और अट्रैक्शन है तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा there isn't something. So magnetic monopoles is a topic of research but not yet proven. ठीक है. सर तो एग्जैक्टली इसमें फिर रिपल्शन कहाँ से आई, मतलब? नहीं 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 नहीं, रिपल्शन कहाँ से है समझने के लिए तो आपको मैग्नेटिज्म समझ में आना चाहिए ना. आपको मैग्नेटिज्म आता है क्या? नहीं. तो फिर आप क्यों उसमें जा रहे हो? आप बस इतना लेवल का फील लेके रखो कि हाँ मैंने देखा है मैग्नेट्स को रिपेल करते हुए एंड अट्रैक्ट करते हुए, तो देयर इज सम जादू दैट हैपेंस. ठीक है, तो उसको अभी जादू के लेवल पे रहने दो. ठीक है, दैट मैग्नेटिक इंटरेक्शन इज ऑफ टू नेचर, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव, and that is what we are referring to right now. Now okay sir. What makes them repulsive, what makes them attractive, ठीक है, उसकी ज़्यादा डेप्थ में आप जाने की कोशिश मत करो. बस इतना ज़रूर आपको याद होगा कि सेम पोल्स रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, बस उतना ज़रूर चलो ठीक है ध्यान में. बट उसके ऊपर जाने की आपको ज़रूरत है नहीं अभी, क्योंकि आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा नहीं है.
ठीक है, 12th क्लास में आपके चैप्टर्स यही रहने वाले हैं फिजिक्स में भाई। 12th क्लास में आप मतलब जो मेजर पोर्शन है 12th क्लास का फिजिक्स का वो इसी चीज़ के ऊपर है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़। फिर वो समझ में आएगा तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़, और फिर दोनों समझ में आ जाएंगे तो फिर थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी थोड़ा और डिटेल में पढ़ाएंगे। A major chunk of 12th class का portion is dedicated of physics to this only. ठीक है, Okay, sir. now coming back, अब notice करना there is this, ये जो हमने मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करा एटम के या आयन के, ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक नेचर को जब एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली डिस्क्राइब करा जाता है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी डिफाइन करी जाती है कॉल्ड एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। राइट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगों के साथ में मैंने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ था इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कोई एक एटम है, हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग टू एन एक्सटर्नल magnetic field is called its magnetic moment. It's a proper term in physics. आप थोड़ा सा रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तो टॉर्क करके एक टर्म आपको सिखाया जाएगा, तो उसके एनालॉगस है ये, मतलब उससे मिलता जुलता है ये। बट अभी के लिए just consider it to be the response shown by an atom or an ion to an external magnetic field. And this response which we are studying is because of the inherent or the intrinsic property of spin. So we are studying spin magnetic moment of atom or ion, which is represented by this symbol mu. Now this spin magnetic moment of an atom or ion is calculated by a simple formula. ठीक है, no derivation, no details, nothing whatsoever. Remember the formula that this response to an external magnetic field is equal to or is defined as mu. ठीक है, mu इसका symbol है, mu is equal to under root of n into n plus 2, where n represents the number of unpaired electron in an atom or an ion. And this right hand side thing called Bm, Bohr magneton, is a unit of this quantity called as magnetic moment. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना रहेगा एंड बहुत ही कैजुअली क्वेश्चंस में अप्लाई करना रहेगा. So for example, if I ask you this question, what will be the mu of cobalt 3 plus ion? ठीक है, या फिर कोबाल्ट ऐसे ब्रैकेट में मैं 3 लिख दूंगा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि ठीक है, कोबाल्ट 3 प्लस आयन का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं. नाउ कोबाल्ट 3 प्लस आयन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ करेंगे? कोबाल्ट में है 27 इलेक्ट्रॉन्स, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? सर ऐसा थोड़ी ना होता है. हाँ, कौन था ये? साहिल. यार मतलब ऐसा अगर तुम क्लास में तो मैं तुम्हें गले लगा लेता, बट वर्चुअल हग ले लो. थैंक यू सर. तुम जैसे बच्चों की वजह से मतलब मेरी जीने की इच्छा बढ़ जाती है. मैंने मना किया था कि you should never write down the configuration of an ion in this way. What you should do is you should write down the configuration of the atom first and now remove 3 electrons from it, starting from the outermost shell. So 4s से 2 electrons remove करने पड़ेंगे और फिर 1 electron हम लोग इन दोनों में से कोई सा भी एक remove कर देंगे because we still want to obey or respect Hund's rule. So you get this as the configuration of the cobalt 3 plus ion. Once you get that, you do the counting of the number of unpaired electrons, and then you very cleverly
substitute that into this formula. Mu is equal to under root of n into n plus 2 and come up with the answer that this is the spin magnetic moment of this cobalt 3 plus ion, root 24 बोर मैग्नेटॉन. बस इतना आपको करना रहेगा, इतना रिजल्ट याद रख के इतने क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना रहेगा. ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये आया कहाँ से फॉर्मूला. ठीक है, इट इज़ समथिंग विच इज़ अ क्वांटिफाइड वैल्यू फॉर द रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे अंडर दिस हेडिंग ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. यस सर. क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल रहेंगे, इसी तरीके के रहेंगे. थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर मैं आपसे करवाना चाहूँ तो लेट्स से कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपसे करवा लूँगा. ठीक है, ट्राई करो, गेट मी एन आंसर. ठीक है, अभी तो मैंने हेल्प कर दिया है यहाँ पर वेनेडियम का एटॉमिक नंबर लिखकर, बट क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, एग्जाम में नहीं मिलेगा. सर मल्टीपल करेक्ट है? नहीं नहीं, सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है. राइट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप इस मैग्नेटिक मोमेंट से निकाल लोगे, कितना आ रहा है? 1. 1. मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 हो जाएंगे. नाउ आपसे एक्सपेक्टेशन अगेन है कि आपको वेनेडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. नहीं है तो दोबारा यहाँ पे देख लो, लिख लो, याद कर लो. प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस. अब आपसे पूछा जा रहा है कि वेनेडियम का कौन सा आयन होगा जिसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एकदम बेसिक तरीके से शुरू हो जा रहा हूँ. ठीक है, मेरे पास अभी समझाने के लिए टाइम है, ऑल्दो विद टाइम यू विल हैव टू बी फास्टर. ठीक है, तो मैं वेनेडियम एटम लिख रहा हूँ, वेनेडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ. एंड वेनेडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के आई रियलाइज दैट देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. देन मैंने वेनेडियम +1 आयन लिखा, आई रियलाइज देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. वेनेडियम +2 का लिखा, आई रियलाइज देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. राइट, तो इनमें से कोई भी अभी मेरा आंसर नहीं है. वेनेडियम 3+ नहीं, वेनेडियम 4+, हाँ, दिस is going to be the answer because it has got only 1 unpaired electron. Hence vanadium 4+, that is option D would be my answer. ठीक है? Yes, sir. So Aditya Yes, sir. and दिव्यांश, रोहन और कैरव और शुभियन, बस इन्होंने सही आंसर दिया था. ठीक है, तो गुड. अगर आप लोग बहुत, तो आप लोगों की कैचिंग पावर अच्छी है, मतलब फटाफट फटाफट समझ जाते हो. ठीक है, बाकी लोग आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है.
definitely after a revision or two you would be able to get the answer. हाँ ठीक है वरुण, तुम्हारा भी नाम मैं पुकार देता हूँ. Varun Agrawal also I gave the correct answer. Rather than giving the option, he gave the value. But ठीक है, तो समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे यूज करना है. ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है जो कि हम लोगों ने सीखा है, एंड ये रिजल्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. मतलब आप ये मान के चलो कि ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आप लोगों को आपके सिलेबस में अभी पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके पीछे का सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ही यही है कि आप लोगों को ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया जा सके, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं. द एंटायर chemical bonding, the entire periodic properties, and a lot of concepts in upcoming organic inorganic के chapter are related to this configuration. आपको configuration लिखना आएगा, आप बताओगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, कौन से ऑर्बिटल के होंगे, कैसी प्रॉपर्टीज शो करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी. And that is the reason why this quantum mechanical model is there in your syllabus right now. Even if it can't be discussed in detail, it can't be discussed in, you know, from the scratch, but still this is there so that you are able to understand the other concepts. ठीक है, और भी रिजल्ट्स रहेंगे इसके साथ में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है, सो एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, विच इज द रिजल्ट ऑफ नोड्स. ठीक है, यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर. नो सर. No, ठीक है, ऑलराइट. तो मैं अब नोट्स का पार्ट भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. कोई ना कोई जेनिथ 1 का लेक्चर होगा ना. ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अब सुधर गई है, पहले इतनी अच्छी नहीं थी, तो अभी क्या है, मैं ये पहले वाले नोट्स ही आप लोगों के साथ में यूज़ कर ले रहा हूँ. नोड्स 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 कहाँ गया? अच्छा नहीं, ये तो यही तो जेनिथ 1 बैच है ना? Yes, yes. हाँ, रुक जाओ. yes, sir. फ्लैगशिप बैच का देखने दो मुझे. फ्लैगशिप बैच में किधर गया? हाँ, नोड्स का मैं आपको, हाँ चलो इतना पार्ट करा सकता हूँ. ठीक है, वी हैव टाइम, 20 मिनट्स इज अ गुड इनफ टाइम. ठीक है, यहाँ पे शुरू हो जाओ. तो अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के जिनके बारे में बात कर ली है. कोई एक रिकैप देना चाहेगा मुझे? अरे कोई तो दे दो. वो हीरो कहाँ गया, हमारा नेता गोपाल? आज आया नहीं? हाँ तो रिकैप दो गोपाल फटाफट. तो रिकैप मतलब कैसा रिकैप? हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट हेडिंग्स पढ़ ली हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लिए हैं. क्वांटम नंबर. तो मतलब ऐसे सर, मतलब पता है लेकिन ऐसे ऑर्डर में ऐसे बोलने में प्रॉब्लम. क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, Spin quantum number, angular momentum, electronic configuration. Sir, quantum number n determines the energy. Quantum number L determines the shape of the orbital. L में the range is from 0 to n minus. बस. ठीक, इतना डेप्थ में नहीं पूछ रहा था मैं, बट चलो ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ. इन ऑर्बिटल्स.
हाँ हाँ यार, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मतलब उन लोगों ने मुझे बताना भी शुरू कर दिया. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, 1 मिनट. हाँ हाँ सॉरी. सो हाँ, ये दीपक ने एकदम बढ़िया से लिख के दिया है मुझे. सो विजुअलाइजेशन, ठीक है. लाइक सबसे पहले हमने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट सीखा. ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल डिफरेंस समझा. फिर उसका विजुअलाइजेशन देखा, ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं. फिर उनका नोमेनक्लेचर करा यूजिंग क्वांटम नंबर्स, राइट. देन उसके बाद हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखा, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्बिटल्स की रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसी रहती है, राइट. फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट सीखा. ठीक है, अच्छा वो ऑर्बिटल इसके साथ का था, चलो कोई नहीं, ठीक है. एंड देन उसके बाद में द नेक्स्ट रिजल्ट दैट वी studied in the last 2 classes was what? Configuration. Electronic configuration. Right? Electronic configuration and उसकी details, right? So अब एक और important result जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, that is the concept of nodes. ठीक है, अब nodes क्या होते हैं? ठीक है, nodes के बारे में नोटिस करना, कोई ऑर्बिटल जैसे रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियस इज से एट द सेंटर, ठीक है, एंड इसके अराउंड कोई एक ऑर्बिटल है. लेट्स से मैंने ये एक ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है, इट इज सम p ऑर्बिटल. नाउ हाउ डू वी रीड दिस p ऑर्बिटल? वी से दैट इनसाइड दिस p ऑर्बिटल, इनसाइड दिस बाउंड्री सरफेस जो हमने बनाया है, इनसाइड दिस इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 90%. 90%. outside this orbital, outside this boundary surface, 10%. the Inside it will be 100, otherwise it will be 10. probability will be less. ठीक है. Now अब ऐसा है that there is one more observation that came from quantum mechanical model, that in some orbitals, ठीक है, not all orbitals, ठीक है, in some orbitals we find that within the orbitals, ठीक है, there are certain regions जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. Sir, inside the orbital. हाँ हाँ, मतलब within the region also, ठीक है, within this boundary surface you might find a surface, ठीक है, typically these are actually surfaces, ठीक है, they are not 3-dimensional region, they are actually surfaces. तो you might find surfaces जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. Now it sounds as an interesting concept, ठीक है, although you might find it a bit like not that useful. You are like कि मतलब कहाँ नहीं मिलता है उससे मैं क्या करूँगा, मतलब like मेरे हाथ के एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो मार्स पर भी नहीं मिलता है, तो उसका क्या मैं अचार डालूँ? Why should I be bothered about the fact that the electron isn't found somewhere? I should be rather concerned and focused on knowing about the regions where electron is likely to be found. Why do I need to focus on those regions where it isn't found? नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, ठीक है. Now you might not be able to get its importance right away, and इस चैप्टर में भी मैं वो इम्पोर्टेंस आपको शो नहीं कर पाऊंगा, but this concept of node
plays a really important role in chemical bonding जब हम लोग molecular orbitals का discussion करेंगे. अभी हम लोग किसका discussion कर रहे हैं? हम लोग अभी कर रहे हैं atomic orbitals का. मतलब एक एटम का न्यूक्लियस के अराउंड उसके ऑर्बिटल्स. दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, हम अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आएंगे. तो उसमें हम लोग एक सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें विल बी टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होगा, से एक एटम और दूसरा एटम आजू बाजू आए एंड देन उनके अराउंड भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना. वो इलेक्ट्रॉन किन रीजन में मिलेगा, किन रीजन में लाइकली रहेगा कि मिलेगा, उनको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं. तो जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप करेंगे तो उस टाइम पे ये नोड्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज में आता है. ठीक है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या. अप्लाई क्वेश्चंस में करेंगे अभी भी यहाँ पर भी, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ज़्यादा मीनिंगफुल एप्लीकेशन विल कम इन अनदर चैप्टर. नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय नोड्स. राइट, सो नोड्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड फॉर एन ऑर्बिटल. ठीक है, एक ऑर्बिटल के लेवल पर नोड्स का डिस्कशन होता है. सबशेल या शेल के लेवल पर नोड का डिस्कशन नहीं होता है. एक ऑर्बिटल के नोड का दूसरे ऑर्बिटल से कोई लेना देना भी नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि ये ऐसे डाउट्स आपके दिमाग में आते रहेंगे. तो मैं ये एज अ डिस्क्लेमर, एज अ अपफ्रंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, समझा देता हूँ, बता देता हूँ दैट नोड्स आर डिफाइंड फॉर एन ऑर्बिटल ओनली. एक ऑर्बिटल के नोड्स का दूसरे ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं होगा. शेल का नोड, सबशेल का नोड डज नॉट मेक सेंस. डिस्कशन ऑफ नोड इज डन एट अ लेवल ऑफ ऑर्बिटल ओनली. ठीक है, ये चीज समझ में आई. और मैं और अलग से भी इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज देयर आर सम बुक्स. ठीक है, सम आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेंबर विच बुक्स, बट देयर आर सम बुक्स जिनमें देयर आर क्वेश्चंस लाइक कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोडल surfaces या nodes basically of 3p सबशेल. भाई सबशेल के लेवल पर नोड्स निकालते ही नहीं हैं. द क्वेश्चन इटसेल्फ इज फ्लॉड. पता नहीं क्यों उन बुक्स में ऐसा नॉनसेंस लिख के दे दिया है एंड सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कम अप विद दैट क्वेश्चन टू मी. ठीक है, सो मैं पहले से बता रहा हूँ, डोंट ब्रिंग दैट क्वेश्चन अप. यू आर नॉट सपोज टू काउंट और टॉक अबाउट नोड्स एट अ सबशेल और अ शेल लेवल. ठीक है, ओनली एट एन ऑर्बिटल लेवल. ठीक है, आई होप आपको ये लेवल्स समझ में आते हैं. Yes, sir. Yes, sir. When I say 3s, 3p, Yes, sir. 3d, right, together this is what? This is the third shell. ठीक है, what is 3s, 3p and 3d? They are at a subshell level. ठीक है, 3s एक सबशेल हो गया, 3p एक सबशेल हो गया, 3d एक सबशेल हो गया. अब 3p के अंदर there are 3p orbitals, 3px, 3py, 3pz. आई होप ये लेवल सबको क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग ऑर्बिटल के लेवल पर ये डिस्कशन करते हैं नोड्स का. ठीक है, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नोड्स. ठीक है, अपॉन सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन, लाइक ये एक ऐसा हो गया कि इसका एक एब्रिविएशन बना लो, जैसे वो होता है ना AFAI के. ठीक है, कुछ मतलब तो है नहीं श्रोडिंगर इक्वेशन से. ठीक है, कुछ तो करते हैं. श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ है, उसके साथ में कुछ करते हैं एंड देन उस कुछ करने के बाद में हमें पता पड़ता है दैट probability of finding an electron at the nucleus and far away from the nucleus is 0. ठीक है, or you can say tends to 0. Well, this is a very obvious point. ठीक है,
ये अगर श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं भी सॉल्व करके देती तो भी वी हैव दैट इंट्यूशन दैट एक एटम का इलेक्ट्रॉन उससे बहुत दूर तो मिलने का चांस कम ही होगा, ठीक है, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन. नोटिस करना द सेकेंड पॉइंट which is a more important point. However, there may exist region, ठीक है, and when I am saying region, please bear this in mind that these are surfaces, ठीक है, there exist surfaces, ठीक है. Can you imagine surface? Yes, sir. A plane would be a surface, right? A spherical shell would be a surface. A conical shell would be a surface, right? Visualize हो रहे हैं ना surfaces? Yes, sir. Yes, sir. So there may exist, ठीक है, may है, compulsion नहीं है. There may exist surface around the nucleus where probability of finding electron of an orbital, ठीक है, उसी ऑर्बिटल के बारे में बात करी जा रही है, उसी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करी जा रही है. इट कम्स आउट टू बी 0. Such regions are called nodes of the orbital, ठीक है. जैसे आप नोटिस करना एज एन एग्जांपल, you remember 2pz orbital? Yes, sir. Yes, sir. You remember its visualization? क्या विजुअलाइजेशन था उसका? z एक्सिस के अलोंग डंबल है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आपको नहीं पता था, ये मैं आपको बता रहा हूं दैट फॉर 2pz ऑर्बिटल xy प्लेन is actually nodal plane. The entire xy plane is a nodal plane. यानी कि xy प्लेन पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस, मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है फॉर अ 2pz ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये लोब्स के अंदर, ठीक है, ये लोब्स के अंदर मिलने का चांस कितना रहता है? More than 90%. मोर देन 90%. इन लोब्स के बाहर 10%. चांस इज लेसर, And ठीक है. एंड ये जो XY प्लेन है इस पर तो द आंसर इज 0. Sir, 0 या tending to 0? वेल इट्स एक्चुअली डिबेटेबल, ठीक है. अभी जो आपकी बुक्स में लिखा है, एनसीईआरटी में जो फॉलो करा हुआ है, वो हम लोग लेके चलेंगे 0, Okay, sir. ठीक है. ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, so for 2px orbital, can we say YZ plane is the nodal plane? हाँ हाँ हाँ. आप प्रिडिक्ट मत करो, ठीक है. आप, अच्छी बात है आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी क्या है, मैं आपको चीजें नई नई बताते जा रहा हूँ ना. आपको मैंने ये थोड़ा ना प्रिडिक्ट करवाया था कि S का शेप स्फेरिकल होता है, P का डंबल होता है, D का डबल डंबल होता है, राइट. क्योंकि ना तो आपने उसके पीछे की मैथ करी, ना आपने उसके पीछे का डेरिवेशन करा, तो आपको थोड़ा ना पता है ऑर्बिटल की शेप कैसे निकाले. आपको बस ये पता है कि क्या है. तो वैसे ये नोड्स का कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है. ऑर्बिटल और उसके नोड्स, ठीक है, कैसे कैसे होंगे, कहाँ पर होंगे, क्या उनका विजुअलाइजेशन होगा, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है. So even the nodes can coexist with each other. या एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कोएग्जिस्टिंग ओनली, ठीक है. बट जैसे मैंने बताया दैट एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा. Sir, लेना देना in the sense, what do you mean? लेना देना इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. हाइड्रोजन एटम क्या है अपना? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, राइट. Yes, sir. नाउ Yes. ये रहा सिंगल इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये रहा न्यूक्लियस, राइट.
एंड लेट्स से ये हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में बोला तो कौन से ऑर्बिटल में रहेगा? S orbital. 1s में रहेगा, ठीक है। So now how do I describe the hydrogen atom? I will be drawing the boundary surface of the 1s orbital and I will be saying that इसमें इस region में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ज्यादा है, ठीक है। This is the region in which currently the electron is likely to be found, ठीक है। अब मान लो you provided it energy, आपने एक फोटोन डाला, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ठीक है। मान लो 1s से एक्साइट होके किधर चला गया? से किसी 2p में चला गया, ठीक है। अब मान लो 2p में चला गया, तो अब मैं क्या करूंगा? अब इसको मिटा दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी चेंज हो गई है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है, उसकी एनर्जी चेंज हो गई है, उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया है। लाइक दैट इलेक्ट्रॉन हैज नाउ अ न्यूअर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज गवर्न्ड बाय अ न्यूअर इक्वेशन, ठीक है। सो नाउ इट इज गवर्न्ड बाय एन इक्वेशन which dictates that this is the region in which the electron is now likely to be found. And साथ ही साथ में it also gives this result that इस plane में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सर ठीक है, तो ये जो आउटकम मैंने बोला कि इस प्लेन में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, it is valid for the electron when it is in the 2p orbital, ठीक है। This argument goes for a toss. If the electron wasn't there in 2p, if the electron was say in 1s only, तो फिर उसके लिए ये xy प्लेन नोडल प्लेन जैसी कोई चीज थी नहीं ना, तब तो वो इस रीजन में बिंदास मिल रहा था। अच्छा, अंडरस्टूड सर, थैंक यू। ठीक है, तब तो वो मिल रहा था ना, यहाँ xy प्लेन पे भी मिल रहा था। तो so the nodes will only be applicable for that particular electron, right? for that particular electron of an orbital. तो like 3p और 3d में अगर 3d का अलग नोड है तो फिर 2p के इलेक्ट्रॉन्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, मतलब लाइक स्पोकन लाइक अ ट्रू प्रोडिजी, एकदम लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, सीख रहे हो, गुड। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है? Yes, sir. All right. Sir, surfaces will be 2D, no? क्या? Surfaces will always be 2D, no? हाँ, तो ये जैसे प्लेन है। Okay, sir. ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, तो एस के अराउंड कोई नोड नहीं होगा ना? इसके अराउंड एस 1s ऑर्बिटल में नहीं होता, ठीक है। 2s में 3s में इनमें होगा। क्या होगा, कैसा होगा, वो मैं अब आपको धीरे धीरे कराना चाहूँगा, ठीक है। मतलब इनफैक्ट अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देते आज, तो फिर मैं ये सब विजुअलाइजेशंस भी करवाता आपको कहाँ पर। बट चलो 12 बजे तक लेक्चर, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक का डिस्कशन काफ़ी है। ये नोड्स हैं और ये उसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसके आगे का पार्ट अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर हाँ सर, इलेक्ट्रॉन तो 3D होते हैं, तो सर नोड्स 2D कैसे हो रहे हैं? नहीं, ये जो सारा नोड्स का कॉन्सेप्ट आएगा ना, ये मैं हाँ। थोड़ा टाइम बाद आपको बताऊंगा। टाइम टेबल says the lecture is till 12 o'clock. नहीं 12 बजे बाद मेरे और लेक्चर हैं, आपका वो अलग से डाल दिया होगा। एक्चुअली वो डाउट लेक्चर है ना, तो उसके हिसाब से डाल दिया होगा। सर वैसे भी अभी कितने लोग चले गए? हाँ, मतलब धीरे धीरे बेचारे सब परेशान हो जाते हैं, बोले ना पढ़े हम लोग, मम्मी पापा ने डाल दिया, पढ़ने का मन तो है नहीं, देखो उनका ऑनेस्टली। तो ठीक है, जी रहे। ऑलराइट, यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया? yes sir. चलो ठीक है, फिर इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एक डाउट है, होमवर्क देने वाले थे। हाँ, अब जितना मैंने आज पढ़ा दिया है उसके बेसिस पे आई विल बी एबल टू गिव यू अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ होमवर्क, व्हिच आई वुड इंसिस्ट कि आप लोग
टाइमली कर लो सो दैट फ्राइडे का अपना जो डिस्कशन है दैट इज फ्रूटफुल। तो फ्राइडे को हम जो पहले दिया तो उसका करेंगे ना। हाँ हाँ, जो पहले ऑफ कोर्स, बट जो मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ उसका भी मैं करूंगा फ्राइडे को डिस्कशन, ठीक है। सो Yes, sir. एंड उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने ये जो पढ़ा है ना, कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकालना, ये बहुत इजी है, लाइक फटाफट हो जाएगा। ठीक है सर। लास्ट टाइम का होमवर्क भी बहुत इजी था। हाँ सर, सर सम्स इजी है पर कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा हार्ड हो रहा है। सर उसमें ज्यादा थ्योरी था, सो न्यूमेरिकल से ज्यादा। मजा आ रहा था करने में। धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर एनर्जी एक्सचेंज का पार्ट एक बार थोड़ा शॉर्ट में समझा सकते हो? वो doubt समझ नहीं आ रहा। कौन सा एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी का कॉन्सेप्ट? हाँ इसमें ज्यादा कुछ समझना है ही नहीं। just need to remember these points, that electrons which are on the same energy level in the same spin, they can be called as exchange pairs, and this property, it leads to release of energy called as exchange energy, which causes a stabilization of the atom. That's it. Otherwise इससे ज़्यादा डिटेल में आप जाने की कोशिश करोगे इस कॉन्सेप्ट में तो you will get more and more confused only. सर मल्टीप्लिसिटी इसमें इंक्लूड होता है? मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? इसमें यही कॉन्सेप्ट पर इंक्लूड होता है, इसके कारण होता है? नहीं, मल्टीप्लिसिटी अपने आप में एक और लाइक अलग कॉन्सेप्ट है ऑल टुगेदर, बट यस इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। Sir, can you explain that vanadium example once? ये वाला जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। हाँ सर। तो इसमें आपसे पूछा है कि सर वेनेडियम। मैं ये सब मेरे को समझा वो एन वाले पार्ट से, मतलब ये सब मेरे को समझ गया कि मैग्नेटिक मूवमेंट से अपन ने एन निकाला। अब मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा वेनेडियम आयन होगा जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। Will it be V+1 ion? Will it be यस +2 सर। ion, +3 ion, +4 ion? तो मैंने कहा कि चलो शुरू हो जाते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन जज कर लेते हैं। मैं शुरू हो गया, वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर V+, V2+, V3+, सब आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखता गया और उनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करता रहा, तो वो V+4 से मेरा मैच कर गया। ओके सर। I gave that as the answer. ओके सर, अंडरस्टूड, तो थैंक मेरा यू। क्वेश्चन था सर, मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, जैसे ये वेनेडियम का एग्जांपल ही ले लो, अगर एक आयन है एंड आई हैव टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स, विल 4s के इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज गो फर्स्ट बिफोर 3d? Yes. Okay, so for the highest energy level will go first, right? The outermost shell. Outermost shell, and it's 4s because that n equal to 4, right? Yes. Okay sir, thank you. एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर आपने जो गेट इक्विप्ड टू जेई एडवांस का जो असाइनमेंट दिया था ना सर, हाँ हाँ सर तो उसमें वो लोग ने एक मास कैलकुलेट करने बोला फोटोन का। सर तो अगर हम डे ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं सर, सो उधर वो लोग ने स्पीड 3 × 10⁸ लिया सर, ऐसा क्यों? फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से तो ट्रैवल करता है, लाइक फोटोन इज लाइट, नो? स्पीड ऑफ लाइट ही तो है। ओके सर, मैं से वो वी में कंफ्यूज हो गया। Sir, हाँ बोलो बोलो। can you just go to the nodes part concept? हाँ Sir, so this one, that the upon solving that Schrodinger equation, so we find the probability of electrons in the particular diagram inside the orbital only. There are chances that it's not possible. But sir, for this example 2pz, we are seeing that the probability is in the plane. No, it's the diagram is nowhere showing that the probability of electrons finding inside the two dumbbells is not there. It's only in the plane. So हाँ, तुमने क्या समझ लिया? मतलब माना कि यहाँ पे राइटिंग अच्छी लिखी हुई नहीं है, बट आई थिंक इंग्लिश तो ठीक ही लिखी है। yes, sir, yes. सर हाँ हाँ
सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ना कि नोड्स 2D कैसे हैं अगर इलेक्ट्रॉन 3D, आप कुछ बता रहे थे उसके बारे में। नहीं सो हाँ, मैं जो बताना चाह रहा था वो मैं बताना चाह रहा था कि अभी जब मैं नोड्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा ना, हाँ तो आपको समझ में आएगा दैट इट इज द वेव पर्सपेक्टिव जिससे ये नोड्स का कॉन्सेप्ट बताया समझाया जाता है। एंड जब उस पर आप पार्टिकल नेचर या पार्टिकल थॉट या पार्टिकल विजुअलाइजेशन अप्लाई करते हो तो एक डिस्कम्फर्ट आता है। अच्छा, तो हम इलेक्ट्रॉन को मतलब अगर इसका नोड XY प्लेन में है तो इसका मतलब ये कि हम इलेक्ट्रॉन को वेव ले रहे हैं XY प्लेन में। हाँ, अभी आपको ये जैसे मैंने याद स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल बताया था, हाँ राइट? ये ऐसा स्टैंडिंग वेव था। हाँ अच्छा, ये एक्चुअली दिस वन हैज नो नोड्स इन इट। कैन आई आल्सो हैव अ स्टैंडिंग वेव इन दिस वे? यस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया ना, हाँ ये नोड कहलाता है। सुना है? साउंड पड़ा होगा ना उसमें, सुना होगा ना? नहीं सुना तो नहीं। हाँ ठीक है, मतलब फिर ठीक है, बेसिकली ये जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होता है ना, हाँ इसको नोड कहते हैं। ठीक है, तो ये वेव थ्योरी से यानी कि वेव्स के अंडरस्टैंडिंग से वर्ड ओरिजिन करता है अच्छा नोड का। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल याद हो तो मैं जो डी ब्रॉगली वाला वो एग्जांपल या विजुअलाइजेशन आपको बता रहा था, याद है? किसी लेक्चर में कराया था। डी ब्रॉगली आ गया। तो इसमें ये जो पॉइंट, हाँ ये वाली। ये पॉइंट कौन सा हो गया? ये पॉइंट नोड्स हो गए ना, ये वाला, ये हाँ इनके अराउंड ऐसे ये वेव कैसे ऑसिलेट करेगी? जैसे ये वाला जो डायग्राम, ये वाला लिंक पे क्लिक करूं अगर मैं, ये वाला लिंक क्लिकेबल था क्या? एक मिनट, कहाँ गया? हाँ राइट, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है ना, दिख रहा है? हाँ वैसे ही ये जो डायग्राम है इसमें मतलब अगर मैं लाइक समझ में आ रहा है, देयर आर दीज पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है। 0 ही रहेगा हमेशा। हाँ, तो वो नोड्स होते हैं। ये जैसे ये वाला है, तो इसमें आप नोटिस करोगे तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैं कर्सर मार्क किए हुआ हूँ, हाँ ठीक है, तो ये नोड होता है। सर पर इलेक्ट्रॉन तो ये पूरी वेव है ना, तो हाँ, तो जब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, थोड़ा टाइम बाद में बात करूँगा, तो उसमें कैसा होता है, ये पूरी की पूरी चीज़ एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? पूरी वेव। हाँ नाउ व्हेन आई मेक एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, व्हेन आई ट्राई टू ऑब्जर्व दिस, then this entire wave function, ठीक है, collapses at a point, okay, and that is the location of the electron from a particle perspective. अच्छा ठीक है, now let's say I make a very large number of such observations, हाँ and then I find that wave function to be collapsing at certain points, and what I observe is that it collapses more at certain points and less at other regions. okay, मैं क्या बोलूँगा? जो अदर रीजन्स नोड्स हैं, वो अदर रीजन्स में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस कम है, हाँ एंड जहाँ पे ज़्यादा कोलैप्स हो रहे हैं, जिन रीजन में ज़्यादा मुझे लेट्स से डॉट्स मिल रहे हैं जहाँ पे ये वेव फंक्शन कोलैप्स हुआ अपॉन ऑब्जर्वेशन, दोज आर द रीजन्स वेयर द इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड। ठीक है, नाउ नोड्स आर एक्चुअली दोज लोकेशंस वेयर द वेव फंक्शन डजंट कोलैप्स। ओके ठीक है, डजंट कोलैप्स टू दोज पॉइंट्स, तो वहां पर तो क्या प्रोबेबिलिटी 0 बोलते हैं। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करा जाता है, जो मैं आपके साथ करूंगा बट थोड़ा सा टाइम आने पर। अभी पहले मैं क्या सारे रिजल्ट्स बता देना चाहता हूँ
कि ये लो रिजल्ट्स, याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो और खुश रहो। अब क्यूरियोसिटी का कीड़ा जो है उसको टैकल करेंगे। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ Sir, so you're shown the diagram, so it's in the surface area only. We have to see that the probability of electrons finding will be 0. हाँ, Okay, sir. on So those surfaces only. diagrams, no, so this one example you had shown. So for more diagrams, the plane accordingly will be found, no? Correct. Yes, sir. Sir, another one you had given 5 elements, no, electronic configuration we had to find. हाँ हाँ हाँ, starting में ना आज। Yes, sir. So that one we have to find the electronic configuration using the 3 rules, and then actual electronic configuration how will we find? By comparing the properties, the exchange. नहीं, हाँ मतलब the actual is something that you will have to like validate through experimental observations, and वो काम करा हुआ है, ठीक है, the scientific community has done that, and for most of the examples, most of the elements it's working. For the ones it is not, वो आपको याद रखना है। Yes, sir. So you had given for silver and gold. हाँ, तो ये 2 तो याद रखने ही है, That one we have to, yeah. ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बोला है कि ये 4 और याद रखना। Yes, sir. So but we have not drawn this, no, that we have to draw, no? हाँ, होमवर्क लिखा ना यहाँ पे। And we have to compare the actual configuration using the properties we have to find. नहीं, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन तो आप गूगल कर लेना। Okay. आपको थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट करना है आते हैं, आपको थोड़ा ना पता है कि मैं कौन सा एक्सपेरिमेंट करके जज करूंगा। Yes, तो because you had shown those 2 exceptions for copper and chromium, no, using the properties we compared. नहीं, it will be not something which you will find to be happening. जैसे आप जब पैलेडियम का आप देखोगे ना कॉन्फ़िगरेशन, तो पैलेडियम में what you will find is that 4s to 3d8 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं 4s नहीं सॉरी 5s 2 and 3d8 ऐसा आप एक्सपेक्ट करोगे। Yes, sir. by following the rules, ठीक है। but what you will find is 5s0 and sorry not 3d 4d, you will find 4d10. Okay. So I am not going to ask you to predict the actual configurations, you just use the rules to work out the expected one, then the actual one you remember. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Thank you. ठीक है सर आप क्रोमियम के एक्सेप्शन में जा सकते हैं। हाँ सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आप अगर हम लोग जो एक्सपेक्टेड वाला कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4s में पेयर्ड है, तो उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d5 में हो जा रहा है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम स्पिन स्टेट रहता है वो रिवर्स हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट आप जब जो भी एंड में आप ड्रॉ कर रहे हो ना, इट मस्ट ओबे द रूल्स। ओके, सो यहाँ पे हंट्स रूल ओबे हो रहा है। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है सर हाँ बोलो। So for that vanadium example, is that the only way to solve it? That we have to check every single one and then match the one which मतलब with one pair of electron? नहीं ऐसा नहीं है, you can become faster with more practice. Okay, but still that's the main method for now. हाँ Okay, thank you sir. Sir, बोलो sir, what does 3D block and those like 2D block वो सब क्या मीन करता है? नहीं 2D ब्लॉक तो मैंने बोला ही नहीं कभी। 3D नहीं सर, like 3D block 3D पीरियोडिक टेबल में होता है ना, ये S ब्लॉक होता है, ये P ब्लॉक होता है, ये D ब्लॉक होता है, फिर F ब्लॉक होता है, वो वाला ब्लॉक में क्या है। What is it in detail? We haven't learned about it, no? पीरियोडिक टेबल कभी नहीं देखी क्या तुमने? नहीं वो सीखा, we haven't learned S block, D block in 9th or 10th. तो डिटेल तो पढ़ेंगे ना बाद में। Okay sir, and you can go to exchange energy part 1 second. हाँ बोलो तुम। सर वहाँ का लास्ट लाइन समझ नहीं आया मुझे, जो ये वाला है, the number of exchanges that can take place is maximum and subshell is either half filled or complete. ये काउंटिंग करेंगी ना अपन ने, जैसे ये
यहाँ पर हाफ फिल्ड है, तो आपने काउंट करा यहाँ पे कितने एक्सचेंज पेयर हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं ना? यस सर एंड कंप्लीटली फिल्ड के लिए और मतलब जो सेम स्पिन वाले होंगे वो आपस में कर लेंगे, ऑपोजिट स्पिन वाले आपस में कर लेंगे। मतलब और अगर down- असिमेट्रिकल होगा तो फिर प्रॉब्लम है। क्या होगा तो प्रॉब्लम है? असिमेट्रिकल तो कम होंगे ना नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, जैसे आपने यहाँ पे देखा जब D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो कम एक्सचेंजेस हो रहे हैं ना। यस सर। राइट, सर लेकिन कंप्लीटली फिल्ड वाला समझ नहीं आया, यू कैन ड्रॉ इट एंड शो मी इन दिस डायग्राम ओनली। अप स्पिन वाले और डाउन स्पिन वाले, वो एक साथ एक्सचेंज कर देंगे। हाँ ओके सर। ऑल राइट, थैंक यू गाइस। सर और Bye, आप sir. हाँ बोलो फटाफट बोलो। वो डायमैग्नेटिक एटम और आयन के लिए आप बोल रहे थे वो कलर्ड आयन्स होते हैं, तो वो आपने नहीं वो रहने दो, वो बाद में आ जाएगा। ओके सर। इट्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बट वो बाद में आएगा ही सही, मतलब इट विल बी अ फेयरली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो वो मोस्टली ट्रांजिशन में एलिमेंट्स में दिखाई पड़ता है ना, उनके आयन्स कलर होते हैं, उसी से रिलेटेड होता है। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।